Namaskar. Welcome back. So myself, Dr. Rajneesh Mittal, consultant endocrinologist. मैं हरियाणा में यमुनानगर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ. I welcome you all again and as all of you know कि इस महीने एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन थायराइड सोसाइटी मिलकर एक पेशेंट अवेयरनेस मंथ चला रहे हैं जहां पर डेली हम लोग सब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पूरे भारतवर्ष से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शाम को 7 से 8 पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत प्रैक्टिकल मुद्दों पर डिस्कस करते हैं जो कि प्रैक्टिकली पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए है. इसमें हम हर उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं जो पेशेंट को ज्ञान देता है, पेशेंट को थायराइड के रिलेटेड संबंधित डर से दूर करता है और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर थायराइड है तो क्या हुआ, इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, जिया जा सकता है, भूला जा सकता है और अच्छे से रहा जा सकता है. आज का टॉपिक हमारे लिए थायराइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस कर रहा है. वो है मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ. अभी तक आप लोग देख रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से भी दवाइयां ले रहे हैं थायराइड की डिसऑर्डर्स की, बट आप नोट करते होंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक थायराइड की गोली से ठीक नहीं हो रही हैं. आपके मन की बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो डिप्रेशन रिलेटेड हैं, कोई चिंता रिलेटेड है और आपको लगता है कि शायद ये सब कुछ थायराइड के साथ है. या कुछ सोशल बातें आपको लगता है कि मेरी मेरी डॉटर को थायराइड हो गया, क्या उसको सारी उम्र गोली खानी पड़ेगी, अब उसकी शादी का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे. आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें एक पेशेंट और उसके परिवार के मेंटल साइकोलॉजी को पढ़ा जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक सही नॉलेज के साथ. So, to know more about this, we have very esteemed panelists today with us from all over India. मैं सबसे पहले हमारे सबसे प्यारे डॉक्टर संजय कालड़ाक सर को बुलाना चाहूंगा इस पैनल में. सर को कौन नहीं जानता, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में सर मशहूर हैं. सर इज रनिंग हिज एंडोक्राइन सेंटर सिंस मैनी इयर्स इन करनाल और सर एम्स ऋषिकेश में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर हैं एंडोक्रिनोलॉजी में. और सर के बारे में जितना कहा जाए वो कम है. अब सर की इंट्रोडक्शन खुद ही सर दे देंगे, आप उनके आंसर्स में आपको पता चलेगा कि सर क्या है. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर प्रजीत कौर. मैम एक बहुत अच्छी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और मैम मेदांता हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड शी हैज passed out from All India Institute New Delhi and she has received many awards to her credit. I welcome you, ma'am. Then Dr. M.V. Ram Mohan. I would like to welcome Dr. M.V. Ram Mohan. My dear friend, he is from Andhra Pradesh. He has his own big center in endocrinology and he's from Nellore, Andhra Pradesh. So I welcome you all. तो शुरू करते हैं संजय सर से. सर, जैसा कि आज का टॉपिक हमारा मेंटल और सोशल हेल्थ पर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या थायराइड वाकई में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और अगर करता है तो किस प्रकार की करता है. डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम पे बुलाया और इससे भी ज्यादा शुक्रिया सब लोगों का जो लॉग्ड इन है फेसबुक लाइव पे. थैंक्स टू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. एक तो सेंटेंस हुआ कि क्या थायराइड मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. इसका शायद जवाब होगा नो. मगर ये जरूर सही है कि अनकंट्रोल्ड थायराइड, अगर हम अपने थायराइड को कंट्रोल ना करें, उसको हम सही नंबर पे ना रखें टीएसएच को, तब जरूर सोशल और मेंटल इश्यूज होती हैं. मेंटल, फॉर एग्जांपल, सम पेशेंट्स विल कम एंड से कि मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा. कोई और कहेगा मैं लेजी फील कर रहा हूँ, वैसे तो मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं फटाफट उठ के काम पे जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अब मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने का. तो ये मेंटल इश्यूज. कोई कहेगा याददाश्त में कमी, कोई कहेगा नंबर गिनने में कमी, दिक्कत आती है, या पहले मुझे शौक था मुंशी प्रेमचंद पढ़ने का या शेक्सपियर पढ़ने का, सब अलग अलग अल्फाज, अलग अलग शब्द आते थे दिमाग में, अब नहीं आ रहे. सो दीज आर मेंटल इश्यूज विद अनकंट्रोल्ड थायराइड. और सोशल इश्यूज भी आती हैं, जैसे डॉक्टर रजनीश ने कहा, किसी को टेंशन होती है मेरे बच्चों को क्या होगा, आगे जाके मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के साथ क्या होगा. तो सोशल इश्यूज अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी भी हैं.
अनकंट्रोल्ड थायराइड और मे बी थायराइड के साथ भी। थैंक यू सर। तो जैसा कि आई थिंक इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीएसएच या थायराइड आम तौर पर आपकी सोशल या मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करता। ये एक हमारी सिर्फ सोच है। अगर थायराइड नॉर्मल चल रहा है, टीएसएच नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो आपको तंग कर रहे हैं हो सकता है थायराइड की वजह से हो ही ना। वो सिर्फ एक एक हियर से है, आपको किसी ने कह दिया और आपको होने लग गया और आपको लगता है कि वाकई में ये मुझे थायराइड से हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर थायराइड नॉर्मल है तो प्रॉबेबली ये आपकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखता है। सो प्रजीत मैम, जैसा कि सर ने, अब हम एक एक करके सिम्टम्स को मैं डिटेल में लेना चाहूँगा और आपके व्यूज़ को जानना चाहूँगा सबके। सर ने कहा कि ब्रेन फॉग, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टर्मिनोलॉजी। क्या आप थोड़ा सा ब्रेन फॉग को और डिटेल में बता सकते हैं कि क्या पेशेंट, व्हाट इज ब्रेन फॉग फॉर द पेशेंट एंड हाउ एक्चुअली इट अफेक्ट्स इट? इज इट रियली बिकॉज ऑफ थायराइड डिजीज? Right. Thank you, Rajneesh. It's a very relevant question. I would say कि ब्रेन फॉग एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो हम रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं अपने पेशेंट्स में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। सो ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने का, उनको लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रहा, हमने कोई चीज़ कहाँ रखी या किसी का नाम सडनली भूल गए। फॉरगेटफुलनेस रहता है, थकान रहती है और फोकस नहीं कर पाते हैं वर्क पे। तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स जिनकी वर्क फ्रॉम होम है कंप्यूटर के सामने से, दे नॉट एबल टू फोकस ऑन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ब्रेन फॉग ज़्यादातर उन्हीं में ही होता है, या तो न्यूली डायग्नोज्ड है उनका प्रॉब्लम, थायराइड की हार्मोन्स की कमी हो गई या थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गए, बोथ हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म दोनों में ही मिल सकता है। या फिर जैसे डॉक्टर संजय ने बताया कि अनकंट्रोल चल रही है उनकी थायराइड की प्रॉब्लम, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये ब्रेन फॉग का सिम्टम चला जाता है। इट माइट टेक सम टाइम, इट माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ्स, बट इट ग्रेजुअली गोज अवे। बट कुछ परसेंटेज लोगों में देख पाया गया है कि ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ लोग वापस आके बार बार ये डिस्कस करते हैं कि हमारा टीएसएच तो नॉर्मल है बट ये नहीं जा रहा है, विच इज़ इनफैक्ट इट्स वेरी ट्रू। तो उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक अच्छा डॉक्टर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, पेशेंट डॉक्टर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर, that we discuss in detail what exactly the patient is feeling. Is it because of thyroid problem or is it because of many other stresses going in his or her life? For example, अगर उनको नींद की कमी हो रही है या वर्क स्ट्रेस, वर्क फैटीग हो रहा है, तो भी ब्रेन फॉग हो सकता है। तो इनफैक्ट अगर उनको एडवाइस दी जाए कि वो अच्छे से रेस्ट करें, फोकस करें कुछ फिजिकल एक्टिविटी में, तो ये ब्रेन फॉग का सिम्टम जा सकता है। सो दिस इज नॉट देयर व्हेन द थायराइड इज वेल कंट्रोल्ड, बट येस अगर अनकंट्रोल होगा तो वो मिल सकता है। थैंक यू मैम, वेरी रेलिवेंट पॉइंट फ्रॉम मैम। सो द थिंग इज कि ब्रेन फॉग थायराइड से रिलेटेड भी हो सकता है, थायराइड से अनरिलेटेड भी हो सकता है। अगर रिलेटेड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो थायराइड को ट्रीट करने के बाद चला जाता है, और अगर वो रह जाता है जैसा कि मैम ने कहा, तो इवेंचुअली कई बार इस तरह के सिम्टम्स थोड़ी लेट जाते हैं, टेक्स सम टाइम, सम मोर टाइम टू नॉर्मलाइज। एंड विद अ वेरी गुड काउंसलिंग विद योर डॉक्टर और योर फ्रेंड्स जिनको सिमिलर टाइप के सिम्टम्स हो रहे हों, या आप उनसे डिस्कस करें, इवेंचुअली वो डिसअपियर हो सकते हैं। थैंक यू। सो डॉक्टर राम मोहन, सर ने लेजीनेस का नाम लिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेजीनेस? यू नो, is it really inherent to the thyroid disorders or it is something that you would like to talk about? या क्या होता है कि थायराइड पेशेंट दवा नहीं ले रहे हैं, उसका टीएसएच बढ़ा है 10 या 15 से बढ़ा है, देन दे विल हैव सिम्टम्स ऑफ दिस लेजीनेस। क्या होता है ना, दे विल हैव डिफिकल्टी इन देयर मसल पेन्स हो सकता है, थोड़ा दे विल हैव फैटिग हो सकता है, और देयर मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। क्या होता है, थायराइड इज एन एनर्जी हार्मोन फॉर एवरीबॉडी। इफ इट इज नॉट इन ए नॉर्मल in our body, then what happens is we become the metabolism कमी हो जाता है और we become lazy का मतलब होता है, it's not literally laziness, it होता है कि
delays all the metabolic functions of your body, and you feel that you are unable to do your daily activities. आपका हर रोज का काम नहीं कर सकते हो. You have early fatigue, easy fatigability होता है, जल्दी थकान हो जाती है. You get muscle pains होता है, और dryness of skin होता है, और you feel that you are not in a good mood to do anything. I think this is the laziness which the patients explain to us, and we tell them never stop your drugs. Thyroid drugs नहीं बंद करना चाहिए, and you need to explain them about these different symptoms in a good manner, so that what happens is that they can patients relate everything to your thyroid tablets. So they are taking tablets, but they have these symptoms. So what is happening, my TSH is normal, लेकिन मुझे और बहुत symptoms आ रहे हैं. So that means that those symptoms are not related to really to the thyroid problem, because your TSH is normal and the patient is taking regularly tablets. इस समय में हमको उसको थोड़ा टाइम देके काउंसिल करके, और कुछ प्रॉब्लम्स है, any stress is there, any depression is there in their family, in her, we have to look into that, so that these things are more concerned. Thank you, Ram Mohan. So I think that is again a very important point related to laziness. Basically, laziness means कि आपका सारा body का metabolism slow हो जाता है, everything becomes slow. But eventually जब आप replace कर देते हैं, दवाई दे देते हैं, thyroid ठीक हो जाता है, तो slowly आपका metabolism catch up कर लेता है, and आपकी काफी सारी problems ठीक हो जाती हैं. संजय सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट मेमोरी लॉस जो आपने डिस्कस किया. क्या ये मेमोरी लॉस परमानेंट है, शॉर्ट टर्म है, क्या ये डिमेंशिया के इक्विवेलेंट है, या क्या है ये मेमोरी लॉस जो आप थायराइड डिसऑर्डर्स में बताना चाह रहे हैं? मेमोरी लॉस बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, थायराइड वाले पेशेंट्स भी और बाकी लोग भी. और ये कहा जाता है कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं अपनी मेमोरी लॉस के बारे में, इसका मतलब आपको मेमोरी लॉस नहीं है, तो आप डिमेंशिया की चिंता ना करें. तो ये मेरे लिए भी और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, इनके लिए इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ कि आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो एक तो ये स्टेटमेंट हुई. दूसरा ये कि अगर हम आजकल की मॉडर्न लाइफ देखें, द नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. व्हाट्सएप पे 500 मैसेज आए, चाहे वो काम के थे चाहे नहीं थे, वो अलग बात है, बट दे आर इम्पिंजिंग अपॉन योर ग्रे सेल्स. काम ज्यादा करना पड़ रहा है. कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे. ऑफ कोर्स अगर आप हमारे वाला प्रोग्राम देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से सुने, दोनों कानों से और पूरे दिमाग से. मगर ज्यादातर आप देखेंगे कि 4-4 काम इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो सर्टनली ब्रेन पे बोझ पड़ता है. Coming back to the question, memory loss can occur in uncontrolled thyroid. एंड जैसे डॉक्टर प्रजीत कौर ने कहा, कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि मेरा टीएसएच तो ठीक है, मगर तो भी ब्रेन फॉग चल रहा है या मेमोरी लॉस चल रहा है. इसके दो कारण हो सकते हैं. या तो एक कॉन्सेप्ट है टिश्यू हाइपोथायरॉइडिज्म. अब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट मेनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रिलेट. मेरे नंबर तो ठीक आ रहे हैं, T3 T4 TSH ठीक है, मगर मेरे जो दिमाग की, मेरे शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो कह रही हैं कि हम खुश नहीं हैं, हमें पूरी खुराक नहीं मिल रही, हमें पूरे थायराइड हार्मोन नहीं मिल रहे. दिस इज टिश्यू हाइपोथायरॉइडिज्म. एक तो ये एस्पेक्ट हुआ. तो इसमें हम मे बी हम गलत टीएसएच की तरफ जा रहे थे. हमने टीएसएच आपको दिया 2.8, लैब वाले ने कह दिया जी ये ठीक है, मगर मे बी आपका ब्रेन चाह रहा है टीएसएच 1.4. अब 1.4 और 2.8 में 100% का फर्क है. तो एक तो ये एस्पेक्ट हुआ. हम आपको गोली ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं T4. हो सकता है ब्रेन की कोशिकाओं को T3 दवाई की जरूरत हो, तो थोड़ी सी T3 भी जोड़ी जा सकती है. और दूसरा एस्पेक्ट है, अगेन जो डॉक्टर प्रजीत ने जिसके बारे में जिक्र किया, वो है कि मे बी थायराइड की गलती है ही नहीं. आपको आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो अगर खून ही नहीं है तो दिमाग को खुराक कहां से मिलेगी. आपके विटामिन B1 कम है. B1 चाहिए ब्रेन के लिए, B12 चाहिए नर्व्स के लिए, वो कम है. तो A फॉर अनीमिया, B फॉर विटामिन B, और चीजें भी. आप स्ट्रेस में हैं, तो एक्चुअल दिक्कत है स्ट्रेस की, या आप ओवरवर्क्ड हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आपकी फिजिकल कंडीशनिंग. डॉक्टर प्रजीत स्पोक अबाउट दैट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर प्रजीत, डॉक्टर रामा मोहन, ये सब लोग अकेले ये भाषण नहीं देते, दे एक्चुअली लीड फ्रॉम द फ्रंट. ये खुद भी एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब लोग हमारे पैनलिस्ट जो हैं. तो अब देखो, खून कम हो गया, विटामिन कम हो गए, खुराक कम हुई, आपने व्रत रखा लंबा, आपने पानी नहीं पिया, आपका सोडियम कम हो गया गर्मियों में,
या वर्कलोड बहुत ज्यादा था और नींद नहीं पूरी हुई, फिजिकल कंडीशनिंग नहीं है, और फिर हम कहें कि जी मेमोरी लॉस है, तो ये एक दूसरा पहलू है कि थायराइड की गलती नहीं है, हम बस ब्लेम थायराइड को कर रहे हैं। अब नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इट, वी कैन मूव अहेड वेरी इजीली। हर चीज के लिए थायराइड को ब्लेम ना करें, मगर जहां पे जरूरी है वहां पे सही थायराइड के नंबर तक जरूर पहुंचने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर के साथ चलें, इकट्ठे चलें, हम सफर की तरह चलें। सब बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे श्रोताओं के लिए। इम्पॉर्टेंट मैसेज इज दैट आपको थायराइड तो ट्रीट कराना ही है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मेमोरी लॉस लग रहा है या कोई सिम्टम लग रहा है वो सिर्फ थायराइड से ही हो सकता है थायराइड के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स चल रही हों जो कि खुद मेमोरी लॉस कर सकती हैं। तो हमें थायराइड के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी एक वाइडर पैरामीटर में लेके विजन रख के अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि क्या ये थायराइड ही है या कुछ और है जो मुझे मेमोरी लॉस की तरफ लेके जा रहा है। Second thing is multitasking. I think that is what sir was trying to convey. I think in my life I have seen only he can do it with 100% perfection. He is the only person who can do 10 things at the same time and with 100% perfection. आप सर को कॉपी करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा। बट फिर भी एक आम आदमी के लिए मल्टीटास्किंग बहुत मुश्किल है और हर चीज ही भूल जाता है, कुछ करने लगता है, 4 चीजें एक टाइम पे कर रहा है और अपना उस टाइम पे उसको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ। खैर, डॉक्टर मैम रामा मोहन इंटरप्ट करना चाह रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि रजनीकांत ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी किन्हें कहा जाता है। प्रजीत मैम, आप मेरे को ये बताइए कि व्हाट आर द अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स दैट वी डू सी एसोसिएटेड विद थायराइड डिसऑर्डर्स? Right. So we do see some psychiatric disorders which are associated with thyroid dysfunction. That means that there's co-occurrence. We tend to see thyroid dysfunction in certain psychiatric disorders like major depressive disorder, bipolar disorder, obsessive compulsive disorders, panic disorders. Now, there is a obviously we see more commonly these disorders in thyroid dysfunction. That means there is some definitely a common biochemical abnormality which is happening there. But let me clarify: majority of the cases will have very mild or what we call a subclinical hypothyroidism. In such cases, we do not find overt hypothyroidism which is causing these problems. So there is association of mild or subclinical where we say that TSH is mildly high but T4, T3 hormones are normal, that coexist with these psychiatric disorders. There is also a possibility that when the patients who are suffering from these psychiatric disorders there's possibility of having sick euthyroid syndrome. It's a condition in which thyroid is perfectly fine, but then you get only the problem in the test report. That, for example, your T4 will be little bit high, T3 will be little bit low, TSH low and high. So these kind of abnormalities are also commonly seen. Whether this is because of thyroid or not, it's majority of the studies which are there, epidemiological studies also have shown we cannot establish the causality. But whether we should treat or not is also a question, especially for psychiatrists, because they do consult us many times. Should we give little bit thyroid treatment, whether that can help the patient, especially patients suffering from major depressive or bipolar disorder? So in those cases, it has been seen that if the patient is on full treatment of antidepressants from the psychiatrist, adding a little bit of thyroid hormone medication might help them. So we have to judge and individualize such cases, but majority of the cases we deal with are mild and subclinical and will not need treatment for that. Thank you, ma'am. I think the message again is very clear. Basically, we can have these associated psychiatric disorders which are related to thyroid and may not be related to thyroid. Basically, हमें दोनों प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली भी ट्रीट करना पड़ सकता है. We might need to take a multidisciplinary, we have to involve the multiple specialists like psychiatrists, psychologists, even family members also should be included in treating them, so that collectively all can make efforts and take a decision whether that particular patient needs to be treated from antidepressive drugs point of view or antipsychotic drugs point of view or no. And बाकी T4, T3 को हम देखते हैं, अगर आगे समय मिला तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या उसका डिप्रेशन में रोल है कि नहीं.
Dr. Ramohan, I want to know how actually this thyroid influences social health and social relationships. सी क्या होता है ना, अभी सोशल स्टिग्मा चल रहा है हमारा सोसाइटी में। सब लोग सोचते हैं दूसरा लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट इज द मोर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी फैमिली और एनी पर्सन। सो आई टेल टू माय पेशेंट, डोंट थिंक ऑफ अदर्स, सो डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। दिस इज ए स्मॉल, दिस इज नॉट ए डिसीज, दिस इज ए डिफिशियंसी। मैं बोलता हूँ थोड़ा आपका थायराइड हार्मोन कम तैयार हो रहा है, कितना कम हो वो बाहर से हम देते हैं। दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। So we tend to tell them about the reality of the thyroid, and if we explain them about this, they'll little calm down. क्या होता है कि if an young lady or maybe 20 years of girl comes to you with a TSH of 50, and we start telling them about you have to take everyday thyroid tablet, she'll be selling, sir मेरा 3 महीने में मेरा मैरिज है, what about my in-laws, what they will think, what about my fiance, how he thinks about this. So they tend to think that this is the biggest problem going in their life, and I tend to tell them that bring everybody to me. I will explain to everybody that this is the smallest problem going on with you. There's a small deficiency of thyroid hormone. We are supplementing the hormone, we are not treating you. This supplementation goes for lifelong, and you'll be happy, and you don't get any problems in your future like that. So these are the social stigmas around this thyroid hormone. Everybody tend to think beyond what is happening to them, and this makes difficulty in their life. So spending little more time in the OPD and explaining them about what is really happening about hypothyroidism is very important. Thank you, Dr. Ramohan. A very important message that we have got from him is that counseling helps. Yes, you can be disturbed socially from relationship point of view. You can have multiple things in your mind going on which are negative. But if you discuss with your doctor, and your doctor gives you adequate time and tries to counsel you, your family members, or the people who have such things in their mind, you can get them to the OPD and talk to your doctor so that a good counseling can help them come out of all those negative thoughts. Thank you. संजय सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है सोशल अपैथी। ये भी थायराइड के साथ डिस्कस की जाती है, ये देखी जाती है। क्या ये सोशल अपैथी डिप्रेशन ही है या कुछ डिप्रेशन से हटकर है? ज्यादातर डिप्रेशन से हटकर होती है ज्यादातर। और मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर जोएल टीलक सिंह को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब एक बहुत ही वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं ट्रिनिडेड टोबैगो से, जो साउथ अमेरिका में है। उनके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वेलकम करूंगा पल्लवी कोलर जी को, जो खूब सारे इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछ रही हैं, एंड वील बी टेकिंग देम वन बाय वन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो। तो जो क्वेश्चन था सोशल एपैथी। अब एपैथी का मतलब आप बस आराम से बैठे हुए हैं। अब गीता कहती है कि आपको सात्विक रहना चाहिए। सात्विक मीन्स इक्वेनिमिटी, इक्विपॉइज। आपके आसपास जो मर्जी हो रहा हो, आप रिएक्ट ही ना करें। बट दैट डजंट मीन कि कोई आपको स्माइल करे तो आप वापस स्माइल ना करें, कोई मुस्कुराए तो आप मुस्कुराए ना। इट ऑल्सो डजंट मीन कि घर में किसी को आपकी जरूरत है तो आप उठ के उनके लिए काम ना करें। दैट इज नॉट व्हाट द गीता टीचेस अस व्हेन दे से सात्विक। दे से दैट यू मस्ट कीप ऑन एक्टिंग। They don't tell you to sit, just like a mushroom or like a vegetable. So social apathy is common in uncontrolled thyroid. Uncontrolled. यदि आपका थायराइड ठीक हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डेफिनेशन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, एंड पल्लवी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादातर अवर थायराइड पेशेंट्स विल नॉट रीच दैट डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू ICD और अकॉर्डिंग टू DMS, they will not DSM, they will not fulfill the criteria, but they will have depressive symptoms. मैं लेजी हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। कभी-कभी it is because of uncontrolled thyroid, but more often it is because of physical deconditioning। में भी किसी का सोडियम कम है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का कैल्शियम कम है, तो एनर्जी नहीं आ रही। मांसपेशियों को भी तो खुराक चाहिए ना काम करने के लिए। इवन टू स्माइल यू नीड एनर्जी। पानी की कमी हो गई। तो इसमें ज्यादातर हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि यदि आपको हम थायराइड की दवाई देनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक ताकत आती है वापस। 2-3 दिन में आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे। और ओपीडी में मान लो हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे आए, तो अब डॉक्टर जोएल भी मुस्कुराएंगे सुन के, तो वी टेल द हस्बैंड सो विद इन 2 days you will get to know that our medicines are acting, because you will begin to get the morning tea with a smile.
And then the answer comes, "Arey sir, it is modern India. I am the one who makes the tea in the morning." Then we say, "Shabash, well done." So now you will get a smile when you serve tea to your wife. तो वो सामाजिक ताकत स्माइल वापस आती है 2-3 दिन में। 4-5 दिन में मेंटल ताकत वापस आनी शुरू होती है। तो अगर कोई स्कूल टीचर है, हम उन्हें कहेंगे, "यू हैव बीन टीचिंग अरिथमेटिक और यू हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर सो लॉन्ग, द सेम सब्जेक्ट, द सेम स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड अ डिफरेंट थिंग." तो पहले मैं कहता था फिलिप्स के बल्ब जगेंगे आपके दिमाग में, बट नाउ इट्स मॉडर्न इंडिया, सो अब मैं कहता हूँ एलईडी के बल्ब जगेंगे आपके दिमाग में। सो एक्चुअली इट हैपेंस। एंड देन 10 एक दिन में शारीरिक ताकत आ जाएगी। यू विल बी एबल, यू विल बी मोर कॉम्पिटेंट फ्रॉम अ मस्कुलोस्केलेटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो सोशल एपैथी है, it can be related to uncontrolled thyroid, but ज्यादातर it is because of other things. And जब हम बात सोशल की करते हैं, it's not about the person alone, it's about the social environment. तो you find people in society, in your environment, who are able to stimulate you. और इसके बारे में भी आई एम श्योर डॉक्टर रामा मोहन, डॉक्टर परजीत बात करेंगे। हाउ कैन वी यूज सोसाइटी, हाउ कैन वी यूज आवर एनवायरनमेंट टू इंश्योर that our people who live with thyroid disease, they don't feel lonely, they don't feel apathic. हम उन्हें कैसे जगाएं, उन्हें कैसे socially fit बनाएं? Thank you, sir. Very nice discussion. I think a very nice important point that sir has given is कि एक अगर somebody can talk and counsel like Sanjay Kalra sir, तो patient chamber में ही ठीक हो जाए. Sir is telling that if we talk like this with the patient, his or her social apathy would start disappearing in 2 days, then 5 days, and 7 days, and eventually his mood elevations, physical, mental power starts coming. But I think if someone can really counsel his patient so beautifully, everything starts within the chamber itself. And I think that is the way a clinician should be, and we have to practice. All of us have to learn a lot from sir and sir's experiences. All of us are lucky here to learn and to learn new from him and really improvise patient doctor relationships. तो मैम यहाँ पर सर ने कहा कि आप आगे बात करेंगे, तो क्यों ना हम सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन के बारे में बात करें. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that is in continuation to sir's message. How do you feel about it, and how actually it can be really, we can help our patients, and what disturbs them socially or environment, and they feel ostracized? Right. Yeah, this is a very, I think, difficult to handle also, this issue of social isolation, that thyroid is affecting their social life. It's a very important, and one thing is very sure, that we cannot just ignore this problem. So in fact, thyroid, once the patient is taking the thyroid treatment and is coming to you, majority of the time the TSH is in the normal range, but these are the problems which are there. So first and most important, that we should take time out and listen to the patient, what exactly the patient is feeling. So yes, it does create. So I think it's not only thyroid. Anyone who once comes to know that they have some kind of a chronic disease, or they need to take some treatment lifelong, they kind of develop this kind of a lot of anxiety, and that's how they discuss with people around, and then the people give their own feedback. Okay, this is what is happening to you, thyroid ho gaya aapko. And that is how it just creates a lot of problem, and then people kind of start isolating themselves. They don't talk, and the social life gets really affected. So in fact, now these days we see that a lot of health packages, they have TSH is being done. So people are coming with just mild TSH elevated 5-6. So डॉक्टर साहब, हमें थायराइड हो गया, उसने ये बोला कि आपको थायराइड हो गया, तो मतलब आपको लाइफ लॉन्ग बस दवाई खानी पड़ेगी, और ये है. It is also very important that when people talk about that आपको थायराइड हो गया, किसी ने बोला आपका वेट बढ़ रहा है, इसीलिए आपको थायराइड की वजह से वेट बढ़ रहा है. So these are the issues patient, they have their lot of, I think, influence of myths, which is creating the problem. Patient consider, they take it as, okay, this is what is there to be there lifelong, but actually it's not true. Thyroid, in fact, is not responsible for majority of these issues, especially the weight is hardly, patient gains 1 or 2 kg only if their TSH levels are very high, like 20, 50, 100. That is also because of fluid retention. The moment you start treatment, the weight normalizes. So we need to sit with the patient and counsel, okay, this is not because of thyroid. In fact, you also go and talk to your friends and explain them, and that's how you should build your good social life. So they need a lot of counseling. This their social life is getting affected, but I think
that can also be handled if we can explain the patient and counsel them properly. थैंक यू मैम. आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट मैम इज ट्राइंग टू गिव इज कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी इज फिल्ड विद एक्चुअली मोर नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, चाहे वो हमारा रिलेटिव ही क्यों नहीं है. Even our own family members start talking negative once we develop a thyroid disease. It is very important, and I think our social responsibility as a doctor कि हमें सिर्फ हमारे मरीज या पेशेंट जो सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से, सिर्फ उसकी मेंटालिटी को नहीं चेंज करना है, उसके साथ वाले, उसके पड़ोस वाले और उसके दूर वाले, होल वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ होल कम्युनिटी. If you change the mindset of community, that is what is the message from Dr. Parijit and Dr. Sanjay sir, कि हमें पॉजिटिवनेस लानी है. वी हैव टू टेल देम देयर इज नथिंग, देयर इज कुछ पाप नहीं हो गया. अगर थायराइड हो गया है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड that it does not have any negative impact as long as you want to feel good and you have a positive vibes around you, you have a positive talks, positive messages around you, you can always feel good. Dr. Ram Mohan, moving on to, from our mental issues, some very important, pertinent social issues, like, marriage. We know that marriage is quite integral to our society. It's very important for everyone. And what do you think? Like, do they get difficulty in getting married? They shouldn't marry. How, we should resolve this issue? See, I see many patients, as I told you, young female patients who are ready to get married or diagnosed with thyroid, and their mothers feel very sad about this issue, about kaise chalega, ससुराल वाले कैसे, how they think of this. It is still a social stigma, but I tend to explain them that there is nothing wrong with your kid. It is not going to follow up with your generations next. There is no problem with getting pregnancy after your kids marriage, and सब ठीक हो जाएगा. Just हर रोज सुबह उठ के एक गोली ले लो, उसके बारे में सोचना बंद, ऐसा बोलता हूँ. और we had to tell them, explain them about the reality. And so many women who got married recently also stopped the tablet. Sir, I am unable to take the tablet. I was unable to explain this issue to my husband or my in-laws, and I stopped the tablet, and they get symptoms and come back to us. So then I try to explain them that, see, you think that this has started from today, and this is a new problem from today, and nobody will question you from today, that from today you take a tablet, start it afresh. So don't think that something happened before and you forgot to tell to somebody, or you didn't tell to your in-laws. So अभी से शुरू करेंगे कि अभी आया है आपको नया थायराइड आया है, अभी टैबलेट दे रहा हूँ, ऐसा बोल के I'll try to convince them that it is not a big problem. And still we need to educate all the people, saying that any woman or any girl with hypothyroidism is not a problem. It is not going to harm anybody, and she can have a normal pregnancy, she can have normal life as others, she can live up to 95 years happily. Thank you, Dr. Mohan. It's a very, very important message that you have given to our people out here who are listening to us. So the important message is getting married is not a sin, even if you've got a thyroid disease. So everybody has a right to get married and should get married, irrespective of the status of thyroid, whether she is having hypothyroidism, hyperthyroidism, controlled or uncontrolled. There is nothing that cannot be taken care of medically. We have advanced so much, even in our country, related to thyroid diseases, that we can actually very well treat all the diseases related to thyroid disorders and see to it that our patients do not get any problem related to, their marriage or marriage-related issue. सर, यहीं से संजय सर, अगर मैं बात करूं कि अभी डॉक्टर राम मोहन ने हमें शादी के बारे में बताया, व्हाट अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट नाउ? अगर एक बार शादी हो जाती है तो उनको नेक्स्ट ये टेंशन शुरू हो जाती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं होंगी. Once they become pregnant, then again their stress increases, thinking whether I'll be able to have a healthy baby, whether I'll be able to continue my pregnancy or no, or my pregnancy should not land up with some unexpected, termination of pregnancy. तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? What are your views on this? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं. वी डोंट नीड टू वरी एट ऑल. इसे हम कहते हैं थायरो स्ट्रेस या थायराइड डिस्ट्रेस. अब
अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड हो तो दिक्कतें आएंगी, मगर अगर आपने अपना TSH नॉर्मल कर लिया तो देयर विल बी नो इश्यू इन सेक्सुअलिटी, नो इश्यू इन फर्टिलिटी, एंड ऑल्सो नो इश्यू इन मैटर्निटी और पैटर्निटी, इन फाइनली हैविंग अ हेल्दी बेबी। सिर्फ ये है कि हमें आपका TSH अगर महिलाएं हैं तो लेस देन 2.5 रखना है, 2.5 से कम रखना है, और अगर हम इसे लगातार 2.5 से कम रखते हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉलिक एसिड बाकी महिलाएं भी लेंगी और हम भी लेंगे टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इश्यू, सो डोंट वरी। और ये जो डेफिनेशन है डिस्ट्रेस की, थायराइड डिस्ट्रेस, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ये सिर्फ हमारी भावना है, इमोशन है, विच इज अ फियर दैट आई विल नॉट बी एबल टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ थायराइड। तो इसका इलाज क्या है? वो है इमोशनल इलाज, एंड पल्लवी जी बात भी करती हैं अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो बेसिकली हम कोपिंग स्किल्स ट्रेनिंग सिखाएं अपने मरीजों को, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। थायराइड तो सबसे छोटे स्ट्रेसेस में से है दुनिया में। जब हम इतने बड़े बाकी सब स्ट्रेस झेल लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हेल्थ के बाकी सब, तो थायराइड का तो पता ही नहीं चलता। लाइक डॉक्टर रामा मोहन ऑल्सो सेड, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। अब देखो ना, मैं ऐनक पहनता हूं और डॉक्टर रजनीश नहीं पहनते। अगर मैं ऐनक ना पहनूं तो मैं अपने आप को बीमार समझूं। जब मैंने ऐनक पहन ली और ठीक नंबर वाली पहन ली, डॉक्टर रामा मोहन का अलग नंबर है, मेरा अलग है, तो अब हम उतना ही तंदुरुस्त हैं, हमें उतना ही दिखाई दे रहा है जितना डॉक्टर प्रजीत और डॉक्टर रजनीश को दिख रहा है। इसी तरह से आपकी जो थायराइड वाली दवा है, एक बार आपकी सही डोज सेट हो जाए और 2.5 से कम आ जाए तो आप उतने ही तंदुरुस्त हैं जितने बाकी लोग हैं विदाउट थायराइड। Another issue, डॉक्टर रजनीश, I'd like to mention is कि थायराइड एंटीबॉडीज होती हैं। तो आपको पता है क्या, 22%, 1/5 इंडियन महिला इज एट रिस्क ऑफ हैविंग थायराइड। आशंका है कि थायराइड हो सकता है। अब देखें, 1/5 घरों में इनफर्टिलिटी है क्या, या शादी नहीं होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबकी लाइफ बढ़िया चलती है। तो इसलिए आपकी भी बढ़िया चलेगी। सिर्फ आप सही डॉक्टर को दिखाएं, TSH सही तरह से कंट्रोल करें, और जो भी बाकी चीजें करनी है वो करें अपनी हेल्थ के लिए। Thank you, sir. It's again a very important message. So message is again and again, same. Sir wants to convey, control your thyroid disease. If your thyroid disease is adequately controlled, अगर आपका TSH उस गोल पर पहुंच गया है जहां पर वो होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, नहीं आनी चाहिए। जहां तक इनफर्टिलिटी का सवाल है, थायराइड के अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इवन आजकल तो इनफर्टिलिटी इतनी हो गई है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी। व्हेन यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट बोथ ऑफ द पार्टनर्स, आपको दोनों नॉर्मल मिलते हैं, दोनों में कुछ नहीं मिलता, स्टिल देयर इज इनफर्टिलिटी। सो थायराइड इज अ वेरी मिनिस्क्यूल प्रॉब्लम दैट एक्चुअली इज नॉट दैट इज डिस्क्रेडिटेड, एंड एक्चुअली हर जगह वो ब्लेम उसको किया जाता है, हालांकि वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। Prajit ma'am, so now coming to non-medical therapy other than replacement when we try to treat thyroid disease. In fact, हमारे श्रोता कुछ मैसेज कर रहे हैं, शायद मेरे क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन और हमारी थिंकिंग मिलती है, देखिए ना। तो वो भी पूछ रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है, या योगा कोई हेल्प कर सकती है, एक्सरसाइज कुछ हेल्प कर सकती है। So do you think that we have some other treatment other than a non-medical treatment that can really help our thyroid diseases? ओके, तो इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी चाहिए कि जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको तो थायराइड के हार्मोन का ट्रीटमेंट लेना ही है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये भी देखा है लोगों को कि वो 1 साल 2 साल से उनका जो TSH लेवल है बहुत हाई चल रहा है, 20, 30, 50, बट वो अवॉइड करे जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद योगा एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो सही नहीं है, क्योंकि अगर उनका थायराइड ग्लैंड नहीं काम कर रहा है तो नहीं काम कर रहा है। एज डॉक्टर संजय ने बताया कि हमने स्पेक्स पहन लिए, हम ठीक हो गए, बस दवाई लेना है और थायराइड को ठीक रखना है। बट एक्सरसाइज और योगा बाकी चीज़ों की जो सिम्टम्स हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, फैटीग, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि अगर एक रेगुलर वे में रूटीन फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए तो उससे थकान में बहुत फ़ायदा मिलता है, फोकस बहुत बेटर हो जाता है, कंसंट्रेशन बहुत बेटर हो जाता है। This is one part that we can treat other symptoms which are not getting all right with regular thyroid hormone treatment with the help of exercise or yoga. Second part ये भी देखा गया, in fact a study was conducted which showed that जो लोग regular physical activity करते हैं उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि लो थायराइड हार्मोन्स लेने की चांसेस कम हैं।
So that was significantly lower in people who were regularly doing physical activity. Also, it was seen that people who were keeping their weight in check, their tendency of having hypothyroidism was also low. This can also be because अगर जब हमारा वजन बढ़ता है तो falsely हमारा TSH level भी बढ़ जाता है. So that is not exactly a hypothyroidism. In fact, उन लोगों में अगर हम बोलें कि आप वजन अगर घटाते हैं with regular physical activity, if their TSH levels are just up to 10, 11, they will see that the TSH level come back to normal. That way it really helps. Now, ये कह देना कि exercise, physical activity is a very loose term again. I think there also we need to spend time with our patient. What exactly is their lifestyle? वो बोल देंगे हमने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, नहीं होता है. तो पहले हमने समझना है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे फिट इन कर सकते हैं और किस तरह की एक्सरसाइज फिट इन कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक्सरसाइज चलेगी 30 to 40 मिनट्स अगर आप डेली कर रहे हैं. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वॉक के लिए निकल जाइए, देखिए क्या आपको ठीक लगता है. योगा इटसेल्फ इज अ वेरी गुड. इनफैक्ट वो आप अगर आप बाहर टाइम नहीं भी निकल रहा है, आप घर पे योगा करें. योगा से ना ही सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस बट मेंटल हेल्थ में भी बहुत फायदा मिलता है. सो डू नॉट रियली थिंक एंड बी रेडी कि हम रेडी होंगे, अब हम शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे. आई थिंक जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर वॉक्स, जस्ट स्टार्ट विद योगा एंड these things will definitely help you in other your mental health issues and fatigue and forgetfulness and other symptoms which are not getting uh, all right with the medical treatment. थैंक यू मैम. वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्सरसाइज करना, योगा करना आपके अपने दिमाग को एक बहुत संतुष्टि देता है. वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो आपका सारा दिन अच्छा निकालते हैं और आपकी नेगेटिविटी, आपके थॉट्स, आपकी डिप्रेशन चली जाती है. यही मैसेज मैम देना चाह रहे हैं. और वो ये भी कह रहे हैं कि कभी-कभी जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनका ओबेसिटी की वजह से थायराइड बढ़ जाता है, यानी कि टीएसएच थोड़ा बढ़ जाता है, ना कि टीएसएच की वजह से ओबेसिटी होती है. उस तरह के पेशेंट्स को हम ट्रीट नहीं करते. उनका ट्रीटमेंट ही वेट लॉस है. आप अगर वो वेट लॉस करते हैं तो टीएसएच ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टीएसएच अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है मोटापे की वजह से बढ़ रहा हो, उल्टा नहीं है कई बार. और हमें मोटापा ठीक करना है, हमें टीएसएच ठीक नहीं करना है. टीएसएच ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है. सो डॉक्टर राम मोहन, हम लोग टीएसएच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थायराइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. now we have a certain set of guidelines and experiences and trials and articles. I would like to know what is your opinion that if somebody is suffering from persistent some mood disorders or mental issues, do you really think कि हमें TSH के लेवल्स को किसी और तरीके से देखना चाहिए? 4.2 से कम, 4 से ज़्यादा, 3 से कम या 2.5 से ज़्यादा, 2.5 से कम या 1 या और कम होना चाहिए? What is your opinion and what does the science say? See, क्या होता है, some chronic cases of depression and anxiety disorders, इसमें क्या होता है, augmented therapy बोलते हैं. See, ये थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट इन लोगों को उसका साइकोलॉजिकल डिजार्डर से बाहर आने से अच्छा काम करता है. कुछ ट्रायल्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका बाहर का थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो रहा है, लेकिन उसका ब्रेन का अंदर का थायराइड हार्मोन कुछ कम हो रहा है. इन लोगों को हम क्या करते हैं ना, उसको उसका एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं. इसके हिसाब से क्या होता है, थोड़ा उसका ऑगमेंट होता है, जल्दी उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं. लेकिन ये पूरा ट्रायल्स में चल रहा है और ये काम करने के लिए यू हैव टू बी इन टच विथ योर साइकियाट्रिस्ट एंड यू हैव टू बी in good touch with your endocrinologist and psychiatrist so that they can balance these two treatments so that आपका TSH बहुत कम होके क्या होता है, आप hyperthyroidism में नहीं चल जा रहे हैं. So you have to see that your TSH is balanced very well and you don't get hyperthyroid symptoms, and you need to be in touch with your psychiatrist so that you tend to get a benefit from this additional therapy. Thank you, Dr. Ramon. I think the message जो हमारे श्रोताओं को मिल रहा है वो ये है कि let's not get over treated. This is very important कि हम थायराइड रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं और पता चले हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं, खाए जा रहे हैं. बहुत सारे मरीज ऐसा करते हैं. वो दोबारा चेक नहीं करवाते, दोबारा जाते नहीं. कई बार वो इसी बात से अपसेट हो जाते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब तो दवाई नहीं चेंज करते, तो जाके क्या करना है. पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है.
और वो ठीक है कि कई बारी जब आप स्टेबल थायराइड डिजीज के अंतर्गत हैं तो आपके डॉक्टर साहब आपको जल्दी ना बुलाकर थोड़ा थोड़ा उसका टेन्योर बढ़ाते रहते हैं, बट आपको ये देखना है कि आपको मूड ठीक रखने के लिए आपको अपने साइकेट्रिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के कांस्टेंट टच में रहना है और टीएसएच को विद इन गोल्स में रखना है, एंड लेट्स नॉट बी ओवर ट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड। सो संजय सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि लिवोथायरॉक्सिन की जो दवाई है जो बाजार में मिलती है, जो हम लोग ट्रीट करने के लिए देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो T4 रिप्लेसमेंट है, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा तरीका है या कोई दवाई है जिससे हम थायराइड को ट्रीट कर सकते हैं? इज देयर एनी हाँ जी। अदर ड्रग? यस, हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, जब हमें बाहर से रिप्लेस करना पड़ता है या सप्लीमेंट करना पड़ता है, तो ज्यादातर तो हम लिवोथायरॉक्सिन ही यूज करते हैं। कुछ कुछ मरीज में ट्राई आयोडोथायरोनिन की जरूरत पड़ती है, इसका छोटा फॉर्म है T3। मगर ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज को T3 की जरूरत है। तो T3 हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर बहुत सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, बहुत सिम्टोमेटिक हो और आपको स्विफ्ट एड्रेसल चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हाल ही मेरे सर्जन कलीग ऑपरेट करना चाहते थे एक पेशेंट को, तो TSH हाई था मगर सर्जरी भी जरूरी थी, पेट की जरूरत थी, वी कुडंट वेट, तो हमने T3 का इस्तेमाल किया सुबह शाम, उससे जल्दी कंट्रोल आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो कॉल आई, वो आईसीयू में मरीज दाखिल थे और दाखिल तो हुई वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। जब रूटीन टेस्ट हुए तो TSH 100 आया और मरीज कोमा में थी, बात नहीं कर रही थी। अब तुरंत कैसे जगाया जाए? बाकी तो न्यूरोसर्जन साहब ने अपना काम किया ही, मगर हमने राइल स्ट्रूप के जरिए नाक में से ट्यूब डाल के उन्होंने T3 दी सुबह दोपहर शाम। यदि ऐसा करें डॉक्टर की सलाह के बगैर, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे सिंपल जो आप टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि ओवर ट्रीट तो नहीं कर रहे, वो सिंपल पल्स है। नब्ज पे हाथ रख लें दिन में 3 बार, रेस्टिंग पल्स देख लें। तो ये कुछ एक ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम यूज करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है टिश्यू हाइपोथायरॉयडिज्म का, नाउ दिस इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट, इट डज एग्जिस्ट, बट आप इसको पकड़ें कैसे टिश्यू हाइपोथायरॉयडिज्म को? सो इट्स डन थ्रू अ हिस्ट्री। दिस इज अ वेरी स्लिपरी ईल टू कैच, बहुत फिसलाऊ बाम मछली है ये। तो हिस्ट्री लेते रहें, देखें कि ये जो ब्रेन फॉग है, डिससेटिस्फैक्शन है, इज इट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस, इज इट बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस, is it because of other biochemical reasons, maybe nutritional deficiency, maybe just physical inactivity? तो अगर कुछ नहीं मिलता, you actually feel that everything is perfect, yet there are symptoms, तो टिश्यू हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री में कैसे देखेंगे कि टिश्यू हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं? हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का थायराइड ठीक हो मगर फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के SGOT-PT लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, LDH एक नंबर है जो ज्यादातर हम करवाते नहीं, बट LDH सडनली हाई आ गया। तो दीज आर ऑल्सो सरोगेट साइंस, सरोगेट मार्कर्स ऑफ टिश्यू हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे कभी कभी हम T3 का इस्तेमाल करते हैं, बट ये रेयर है। और ऑफ कोर्स हाइपरथायरॉयडिज्म वो बिल्कुल अलग बीमारी है। सर, थैंक यू सर। आई थिंक जो कि T3 प्रिपरेशन अभी हाल ही में हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध हुई है, और सर ने बताया है कि किस प्रकार उन्होंने कुछ एक्यूट मेडिकल इमरजेंसीज में उसका इस्तेमाल किया है और कैसे T4 के अलावा वो T3 देकर एक्यूट मेडिकल इमरजेंसीज को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। मैम, मैं इसके साथ ये भी जानना चाहूँगा, क्या ये जो T3 आई है, ये कुछ मेंटल इश्यूज को भी हेल्प करती है? आपको लगता है कि अगर हम एक्यूट मेडिकल इमरजेंसीज जिनके बारे में सर डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में ना सोचकर सिर्फ एक रूटीन चलते फिरते ओपीडी पेशेंट जिसको मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, क्या उसमें दिया जा सकता है? आपकी क्या राय है? Right. So, as Dr. Sanjay was saying about the tissue hypothyroidism, so basically what happens, जो हम ये T4 preparation लेते हैं, ये अंदर जाके एक एंजाइम होता है, deiodinase बोलते हैं, ये एंजाइम T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। सो अल्टीमेटली T3 हार्मोन ही है जो बाकी सारे सेलुलर टिश्यू लेवल पे जाके काम करता है, उसी से ही हमें फायदा मिलता है। Now, majority of the cases, of course, we know are responding, so T4 T3 में कन्वर्ट हो रहा है। But there are very few percentage of cases could be there. We do not test for those polymorphism or genetic problems, but there could be some genetic issues in that enzyme, deiodinase D2 polymorphism we call it, जिसमें T4 T3 पे convert नहीं हो रहा है. So in such cases, there can be definitely a role of T3 hormone, because उनमें ही देने से mental health issues में फायदा देखा गया है.
Now, again, the question is how to pick up these patients. We're not going to test for D2 polymorphism, but as Dr. Sanjay said, emphasizing upon the same point, जब हमने मेक श्योर कर लिया कि पेशेंट का TSH इज वेल कंट्रोल्ड एंड अदर कोई और स्ट्रेसेस नहीं है लाइफ में, बट स्टिल सम प्रॉब्लम्स आर परसिस्टिंग लाइक ब्रेन फॉग एज आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, or patient who are suffering from depression or mood disorders. In those cases, when we know that we have ruled out any other cause, T3 can be tried, and it has shown that it can help in certain percentage of patient. But therefore, it's very important that the doctor discuss this option, and this communication is important with the patient. Very important, and thank you very much Parjeet ma'am for this message. मैं इस चीज़ को थोड़ा सा reinforce करना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को, अगर आपको थायराइड है, आपके रिलेटिव्स को थायराइड है और आप कुछ इस प्रकार की मेंटल सिचुएशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो हम आपको ये मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं कि आप T3 लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे. मैसेज आपके पास ये है कि आप अपने क्लिनिशियन पर छोड़िए, आप उनसे जाके डिस्कस कीजिए. Your clinician has to be or would be experienced enough to decide whether he has to give you an antidepressant or he has to actually add a T3 therapy. Please do not self-medicate with these type of medicines. ये बहुत ही इतना बेनिफिट नहीं करती हैं जितना नुकसान करती हैं. इसलिए अपने क्लिनिशियन से डिस्कस करके ही T3 का इस्तेमाल करें. अगर वो देना चाहते हैं तो उनकी जुरिडिक्शन के अंडर ही लिया जाना चाहिए. डॉक्टर राम मोहन, आई वांट टू नो कि पीछे सर भी अभी हमसे डिस्कस कर ही रहे थे इस सेशन में, डॉक्टर परजीत मैम ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब एक पेशेंट है जिसका थायराइड बिल्कुल ठीक है, उसको शायद थायराइड है ही नहीं है probably, but he is having lot of mental issues, he is having depression. So let me put it like he is having euthyroid depression. So thyroid is normal but he is having depressive symptoms. आपको लगता है कि ऐसे पेशेंट्स को T4 देना चाहिए? क्या कोई इंडिकेशन है या क्या रोल है या क्या एविडेंस है? कुछ लोग होते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन, मैंने पहले बोला था ऐसे ही, मैं आर्गुमेंटेड थेरेपी देके सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोसेस ऑफ T4 देते हैं उन लोगों को. इससे क्या होता है कि देयर आर ओनली सम केसेस, केस स्टडीज आर सम ट्रायल्स आर देयर विद दैट, एंड वो साइकियाट्रिस्ट का दवा का डोज कम करता है और उसके साथ ये मिलके काम करके उसका जल्दी उसका बीमारी का कम हो जाता है. सो इन सम सिचुएशंस ऑफ सीवियर डिप्रेशन एंड सीवियर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसा T4 थेरेपी देते हैं, उसका TSH नॉर्मल होता है, लेकिन ये आपको साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके देना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन कि हमें अंधाधुंध वैसे T4 नहीं देना है, लेकिन हमें तब देना है अगर हम साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसका कुछ उनकी पर्टिकुलर डिप्रेशन के लिए रोल है और हम लो डोज पे सप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. सर, अब मैं कुछ हमारे प्यारे श्रोताओं का क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा इससे पहले हम सेशन को एंड करें. तो संजय सर, आपसे स्टार्ट करेंगे. हमारी पल्लवी जी आपसे कुछ जानना चाह रही हैं. वो कह रही हैं कि व्हाट इज हाउ डू यू एक्सप्लेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन? क्या वो गेस्टेशनल थायराइड डिजीज के साथ रिलेटेड है? वो एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी है? क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ उन्हीं को होती है जिनको थायराइड डिजीज थी, या ये कोई इंडिपेंडेंट एंटाइटी है? थैंक्स डॉक्टर पल्लवी, वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन. ये इंडिपेंडेंट है मगर लिंक्ड भी है. अब ज्यादातर क्या है, व्हेन वी think about these questions, we think in a Newtonian manner. Newtonian matlab Newtonian physics. Each and every action will have an equal and opposite reaction. So A is equal to B or A leads to B and therefore B leads to C. मगर Newtonian physics सब कुछ explain नहीं करता दुनिया के बारे में. So we have quantum physics. Quantum physics मतलब अभी एनर्जी है, आपके सामने ऊर्जा है, अभी वो गायब होगी और मास बन गई. तो एनर्जी इज इक्वल टू मास, तो चेंज होता रहता है. और हाल ही में जो नोबेल प्राइज मिला पिछले साल, जिन डॉक्टर साहब को मिला, उन्होंने डिस्कस किया क्वांटम एंटेंगलमेंट. तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंटेंगलमेंट के साथ काम करता है, क्वांटम फिजिक्स के आंसर्स को देता है. जो हम रूटीन पढ़ाई करते हैं, पल्लवी जी या डॉक्टर परजीत या डॉक्टर राम मोहन या मैं, हमने न्यूटोनियन पढ़ाई की एंडोक्रिनोलॉजी की. सो वी थिंक इन दैट वे. बट लेट अस नाउ look at this from a scientific perspective. All the hormones are entangled with each other.
The hormones which lead to happiness, the hormones which lead to depression or anxiety or a feeling of sorrow, they are linked with each other, entangled हैं, मगर आप ऐसे लीनियर वे में, न्यूटोनियन वे में नहीं उनको पकड़ सकते। तो इसलिए जो थायराइड वाले मरीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें ज्यादा चांस है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होने का, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब भी होगी अगर थायराइड के हार्मोन्स में बहुत ज्यादा तेजी से उथल-पुथल हो तो इसलिए अगर हम थायराइड हार्मोन्स को नियंत्रण में रखें, सडनली अपनी डोजेस ना चेंज करें, बार-बार चेक करके ही डोजेस को चेंज करें और जरूरी हो तो 4 या 6 हफ्ते पे भी टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ज्यादातर ये दिक्कतें नहीं आती। एंड क्योंकि पोस्टपार्टम फेज में महिला दूध भी पिला रही है बेबी को, तो आप बहुत ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट नहीं देना चाहते, तो देन इट वुड मेक मोर सेंस टू कीप द टीएसएच अराउंड 2.5 और 3 डोज ऊपर नीचे करके बहुत नजाकत के साथ, ताकि हमें एंटी डिप्रेसेंट्स, और वो भी पल्लवी जी का क्वेश्चन है, ताकि उनकी जरूरत ना पड़े या कम पड़े। Thank you, sir. Thank you very much for answering next question as well. Dr. Parjeet ma'am, Dr. David का question I would like to ask you कि जो Hashimoto's encephalopathy है, I think let's keep it in context to our this mood or psychological, जैसे Hashimoto's encephalopathy हो जाती है, तो क्या थॉट्स हैं, क्या ये इसी से रिलेटेड है, क्या एंटी टीपीओ लेवल इसको ड्राइव करते हैं, या आपको लगता है स्टीरॉइड्स का कोई रोल है, कैसे है? What is your thoughts on Hashimoto's encephalopathy? Dr. Parjeet, Dr. Joel is from Trinidad. In English, please. Okay. You are mute, Dr. Parjeet. You are mute. You have to unmute yourself, please. Yeah, I'm audible now. Yeah. Yes. Please go ahead. Yeah. It's a very good question, Dr. David. In fact, yeah, so Hashimoto's encephalopathy, we do see such cases when we get a call from a neurologist there. So it's a kind of a subacute onset of confusion, some problem in the confusion, or can be seizure. Patient can present with the seizures also. So this is a condition. Basically, we make a diagnosis when the patient it has an autoimmune basis. Patient will have a higher TPO antibody, but this is not related to hyper or hypothyroidism. This is completely different. In there, what we find that the TFT, thyroid function test, will be completely normal. T3, T4, TSH will be normal. What will be there is the higher TPO antibody. Now, we do not know the exact mechanism of it. And again, Hashimoto's encephalopathy is a diagnosis of exclusion. First, we need to rule out other causes of such altered sensorium or delirium by doing CSF, EEG, and all those tests which we do. When we have excluded other causes, then we can consider this as an entity where when the TPO antibodies are high and patient is, we have ruled out other causes, there is the role of steroids, yes. It has been shown that giving steroids in such cases that improves their condition and that level of consciousness improve and the mental health can be better. But this is again, I'm not talking about the general mental health issues, but this is a subacute onset, which the patient needs to be hospitalized. In fact, many times we need to give IV steroid to these patients to come back to the normals. There is a role, but for this is again a diagnosis of exclusion and has to be carefully considered. Thank you, ma'am. Dr. Ram Mohan, a quick question about the role of SSRIs or cognitive behavioral therapy. क्या depression के thyroid के patients को we really need to treat all patients with this, या thyroid replacement can help? पल्लवी जी जानना चाहती हैं. Yeah, same. संजय सर ने बोला कि see if you keep your thyroid TSH normal level में रखे तो and you take a good consultation of a psychiatrist so that we really see whether the patient is in really depression or is due to a small agitation because of hypothyroid, new onset hypothyroid. We can differentiate that, and counseling makes things better so that we tend to decrease the doses as the thyroid hormone gets under control, and then with a psychiatric consultation, then only we'll know that whether really we need to take off the drugs or not. So, but without the consultation of a psychiatrist, I would like to suggest that we are not supposed to mingle with these tablets, antidepressants, or those things, so that the patients will have some other effects. So that's Okay. what I think. Thank you. Yeah, thank you. संजय सर, मैं आपसे जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. हमारे अजय यादव जी हैं. अजय यादव जी ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग हाइपोथायराइडिज्म टू चाइल्ड with hypothyroid pregnant mother?
एक हाइपोथायराइड प्रेग्नेंट मदर जो रिप्लेसमेंट पर है, उसका बच्चा वो प्रेग्नेंट है, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या चांसेस हैं हाइपोथायराइड होने के? तो बहुत ही अहम सवाल पूछा है यादव साहब ने। अब हम बात करते हैं कि हर नवजात शिशु का थायराइड टेस्ट होना चाहिए, बट दैट इज नॉट टू चेक कि मदर की वजह से थायराइड आया कि नहीं। इस डिजीज को हम बोलते हैं कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनिटल मतलब बचपन से ही, हाइपोथायराइड इसलिए क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, बच्चे की या तो बनी ही नहीं है या गलत जगह पे बन गई या पूरी नहीं बनी। तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के आंकड़े ये कहते हैं कि रफली 1/2500 या 1/3000, तो 2500 लेते हैं, 1/2500 बच्चा इंडिया में जो पैदा होगा कंजेनिटल हाइपोथायराइड होता है। ये टेस्ट हर बच्चे में होना चाहिए, मदर को चाहे थायराइड था चाहे नहीं था, क्योंकि अगर हम तुरंत डायग्नोज करते हैं, तुरंत दवाई देते हैं, तो बेबी के ब्रेन पे और आगे की डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर मदर हाइपोथायराइड थी तो इंडिया में कॉमनेस्ट कॉज पहले आयोडीन की कमी होता था, अब है हाशीमोटोस थायराइडाइटिस या ऑटो इम्यून। इसमें चांसेस हैं कि बच्चा बड़ा होके हाइपोथायराइड हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप बच्चे को बड़ा नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि जब भी ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में, खासकर गर्ल्स में, जब हार्मोन्स बदलते हैं, जैसे लड़के बड़े हुए, दाढ़ी मूंछ आई, लड़कियां बड़ी हुई, फिर जब शादी हुई या पहली प्रेगनेंसी हुई, लड़का फादर बनना चाहता है, बेबी को फीड करवा रहे हैं, एंड मीनोपॉज, ऐसे टाइम पे हम जरूर एक थायराइड स्क्रीन करते हैं। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं थायराइड को, तो आप ज्यादा भी स्क्रीन कर सकते हैं, तो दैट इज अ सेपरेट मैटर। बट जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, उसका मदर के थायराइड से बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड born in India today should be screened for thyroid to rule out congenital hypothyroid. Thank you, sir. A very important message indeed. And our government of India is also working a lot on really this issue and making screening of newborns quite mandatory and causing a lot of awareness to government and private hospitals as well. So with this, I would really like to end the session, and I would like to say thanks to dear Dr. Sanjay Karla sir, Dr. Parjeet ma'am, and Dr. M.V. Ram Mohan for really giving us their precious time and having such a nice session with them. I hope कि हमारे श्रोता जो भी आज हमारे साथ लाइव थे, उनको कुछ हम लोग उनकी मिथ्स को और उसको कुछ सॉल्व कर सके। तो विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी 31st ऑफ दिस मंथ तक हमारे लाइव सेशंस चलेंगे और हम अपने श्रोताओं को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ ना कुछ ESI की तरफ से और ITS की तरफ से चलता रहेगा। Thank you everybody. Jai Hind. Thank you. Thank Thank you you, all. sir. Thank you. Thank you very much.